वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं शैडो भाई को थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा उनके 460 रुपीज़ के सुपर चैट के लिए, जो कि साउथ कोरिया से है। एंड ये जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि अपनी पहुँच इतने दूर तक है। लव फॉर साउथ कोरिया। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना और किसी देरी के। जैसे कि आज आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, जो लू फेंग था वो इस वक्त सेक्टर 20 बड़ी के साथ फाइट कर रहा था। वही एक तरफ जो सेक्टर 20 बड़ी था उसने अपना सेक्टर लाइट डोमेन को एक्टिवेट कर दिया था, जिसने आसपास के पूरे स्पेस को कवर कर लिया था। वही दूसरी तरफ जो लू फेंग था उसकी जो एंडलेस गोल्डन ओशन थी और साथ ही साथ वन थॉट ऑफ वाइट स्पेस था, इसकी मदद से लू फेंग ने लगभग सेक्टर 20 मुरुशा को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था। कि एक तरीके से अभी इस वक्त जो मुरुशा का डोमेन था उसे पूरी तरीके से लू फेंग ने अपने डोमेन्स के कारण पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, और जो मुरुशा का डोमेन था वो बस उसी के आसपास के एरिया तक सीमित रह गया था। लेकिन उसके बाद भी ये जो पतली सी मेम्ब्रेन थी मुरुशा के डोमेन की, ये अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। वही जो सेक्टर 20 बड़ी होता है वो लू फेंग से कहता है कि मिलके वे हॉर्डी लीडर, तुम्हारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी वैल्यूएबल्स है, बिना वैल्यूएबल्स की तुम कुछ भी नहीं हो। तुमने जो मुरुशा था उसे भी अपने स्टार टावर के अंदर ट्रैप किया और बाद में इवेंचुअली उसे अपना एनस्लेव कर दिया। कुल मिला के तुम्हारे ट्रेजर्स के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे अंदर खुद का कोई दम नहीं है। इसी के बाद मुरुशा लू फेंग से कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारे पास एक एंडलेस ओशन बॉडी है, क्यों ना तुम वो मुझे शो करो। और इसी के बाद जो सेक्टर 20 बड़ी होता है वो एकदम से अपना फॉर्म चेंज करता है और एक ब्लैक लाइट की जो बीम होती है वो उसकी बॉडी से निकलती है, लू फेंग को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। इवन लू फेंग को इस चीज़ को डॉज करने का मौका भी नहीं मिलता। वही हम लोग को एंडलेस ब्लैक कलर के थ्रेड्स देखने के लिए मिल सकते थे, जो कि लू फेंग को चारों तरफ से घेरते जा रहे थे। और कुछ ही टाइम के अंदर ये जो ब्लैक थ्रेड्स होता है ये लू फेंग को एक ककून के अंदर कैप्चर कर लेते हैं। जो सेक्टर 20 बड़ी होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि आफ्टर ऑल तुम बस एक ह्यूमन हो, और ट्रू गॉड बनने के बाद तुम अपनी एंडलेस ओशन बॉडी को भी खो चुके होंगे, और अभी बस तुम्हारे पास तुम्हारी ह्यूमन बॉडी है। तो इसका मतलब मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारी बॉडी को कंज्यूम करना है, जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली तुम डिफीट हो जाओगे। एंड इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, एक सेक्टर 20 जो कि एंड इनका ये जो ककून होता है ये डेफिनेटली ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके अंदर से एक टोटली डिफरेंट पावर्स बाहर आ। याद होगा कि जब मुरुशा लेवल 3 के ऊपर था तो उसने भी यही सेम अटैक लू फेंग के ऊपर यूज़ किया था, और उस टाइम लू फेंग ने थोड़ा बहुत परेशानी के बाद फाइनली उसके ककून को बर्स्ट आउट करके बाहर आ गया था। बट एट दिस टाइम अगर देखा जाए तो ना ही ये सेक्टर 20 जो है ये लेवल 3 के ऊपर है, और ना ही जो लू फेंग है वो एक यूनिवर्स मास्टर है। दोनों की पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार कौन किस पे बाजी मार के जाता है। फेंग होता है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा काम होता है उस ककून के अंदर, जिसके बाद जो लू फेंग होता है वो अपनी जो गोल्डी पावर्स होती है उनको बर्न करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लू फेंग की जो गोल्डी पावर्स होती है और जो सेक्टर 20 की पावर होती है वो एक दूसरे को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती है। लू फेंग मन ही मन कहता है तू सच्ची में मेरे साथ गोल्डी पावर्स के मैटर के अंदर कम्पीट करना चाहता है, भाई भूल जा। लू फेंग स्माइल करता है, और वैसे भी जो लू फेंग की गोल्डी पावर्स थी, लू फेंग अपनी गोल्डी पावर्स को सेक्टर 20 की पावर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता था, और अगर वो ऐसा करता तो ये जो सेक्टर 20 मुरुशा है उसकी ये जो ककून है इसे टूटने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता। बट इस वक्त जो लू फेंग था वो अपने सारे के सारे कार्ड्स को रिवील नहीं करना चाहता था। अभी के लिए जो चल रहा था वो उसे चलने देता है, और इस सामने वाले सेक्टर 20 को ऐसे दिखाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और वो अपनी पूरी की पूरी जान लगा के इस ककून से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक कि जो लू फेंग का सोल स्लेव मुरुशा था उसने लू फेंग को बताया था कि एक लेवल 5 का जो सेक्टर 20 होता है उसकी जो पावर होती है वो एक 100 मिलियन किलोमीटर टॉल ट्रू गॉड को टक्कर दे सकता है। और रही बात लू फेंग की, जो लू फेंग है उसको जो रियल हाइट है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो अभी भी ये जो सेक्टर 20 है ये लू फेंग से 1 ट्रिलियन टाइम कमज़ोर है हमले के अंदर। तो लू फेंग आराम से इस सेक्टर 20 को एग्जॉस्ट कर सकता था उसी की टेक्निक से। इसलिए जो लू फेंग था वो ये सारी चीज़ें शो नहीं करना चाहता था, वो बस इस सेक्टर 20 को ऐसा दिखा रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है करके, और इसी तरीके से वो काफ़ी लंबे टाइम तक इस सेक्टर 20 की बॉडी को कंज्यूम करना चाहता था। वही हम लोगों को एक बहुत बड़ा सा ककून देखने के लिए मिल सकता था, जिसके अंदर से काफ़ी सारी गोल्डन कलर की वेव्स बाहर आ रही थी। और जो ककून था ये कभी कभी एक साइड से पिचक जाता था तो दूसरे साइड से फूल जाता था, दूसरे साइड से फूल जाता था तो एक साइड से पिचक जाता था। एक तरीके से ऐसा लग रहा था इस ककून के अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म फंसा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हो।
एंड साथ ही साथ हम लोगों को एक और चीज़ देखने के लिए मिल सकती थी इस वक्त, ये जो सेक्टर 20 बड़ी था ये लू फैंग के सप्रेशन के अंदर था, मतलब वो एंडलेस वेव और सिंगल थॉट ऑफ वर्ड स्पेस के अंदर था। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था, ये सारी चीज़ें इस वक्त उसके ऊपर थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं डाल रही थी। दूसरी तरफ वो जो सेक्टर 20 बड़ी था वो लू फैंग को उस ककून के अंदर देखते हुए एक स्माइल करते हुए मन ही मन कहता है कि मिल्की वे ऑडी लीडर, तुम मेरे ट्रैप के अंदर ऑलरेडी फंस चुके हो, और जो तुम लोगों की पावर्स होती है वो सेक्टर 20 से लड़ने के लिए नहीं बनाई गई। तुम्हारी अभी जो गोल्डी पावर्स है वो कॉन्स्टेंटली मेरे द्वारा डिवॉल्व की गई है। कुछ ही टाइम के अंदर तुम्हारा जो पावर कंजम्पशन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, और इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ तुम बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ फॉर्म हो। तुम एक नोबल क्रिएचर सेक्टर 20 से कैसे लड़ सकते हो, जो कि ऑलरेडी एक 5th स्टेज का सेक्टर 20 है। करंट मोमेंट के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिल सकता था कि ये जो सेक्टर 20 बड़ी था ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट देखने के लिए मिल सकता था। वही दूसरी तरफ जो लू फैंग था वो स्ट्रगल करने की एक्टिंग कर रहा था। वही हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिल सकता था, जो कि इस वक्त उस ब्लैक मिस्ट ककून के अंदर था। जो लू फैंग था वो इस वक्त हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा कूल देखने के लिए मिल सकता था। वो बस लगातार अपनी ब्लड शेडो ब्लेड से उस ककून को हिट कर रहा था, ताकि वो जो सेक्टर 20 है उसे लगे कि लू फैंग लगातार स्ट्रगल कर रहा है। लू फैंग जानता था कि उसके ये सब चीज़ें करने से कुछ नहीं होने वाला, और लू फैंग का जो ब्लड एम्ब्रियो ब्लेड है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन वो इस मोमेंट के अंदर इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा, बिकॉज गाइस इन लोगों के बीच में जो पावर डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। अगर ये पावर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता तो उस टाइम में भी अगर लू फैंग एक ही ब्लड शेडो ब्लेड चलाता तो एक ही ब्लड शेडो ब्लेड के अंदर जो ककून है वो बस्ट आउट हो जाता। बट अभी वो जो सेक्टर 20 बड़ी है वो भी लेवल 5 के ऊपर है, और जो लू फैंग है वो भी ट्रू गॉड लेवल के ऊपर है। लू फैंग मन ही मन अपने आप को कहता है कि इस वक्त जो मेरी गोल्डी पावर का कंजम्पशन है उसका जो रिलेटिव रेट है वो मैंने फुल फोर्स आउटबर्स्ट के ऊपर नहीं रखा, वो बस अपने इनिशियल स्टेज के ऊपर है। और अगर ऐसा नहीं होता तो इंस्टेंटली जो मेरी गोल्डी बॉडी है वो इंस्टेंटली लगभग 1 लाइट ईयर तक की हाइट को इंस्टेंटली गेन कर लेती। इस वक्त जो लू फैंग था वो अगर चाहता तो वो आराम से इस ककून को एक ही वार के अंदर फोड़ सकता था अपनी मैक्सिमम पावर लगा के, लेकिन लू फैंग ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता था। लू फैंग जो सामने वाला बड़ी था, इस बड़ी की जितनी भी पावर्स थी उसको वो ख़त्म करना चाहता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पावर्स को कंज्यूम करना चाहता था। और वही दूसरी तरफ से जो बड़ी था वो भी यही सेम चीज़ चाहता था, लेकिन बड़ी को एक्चुअल में ये पता ही नहीं था कि जो लू फैंग है, लू फैंग की बॉडी एक्चुअल में 1 लाइट ईयर की है, और साथ ही साथ जो लू फैंग का मिनिएचर है वो लगभग 1 बिलियन लाइट ईयर्स तक का है। वही जो लू फैंग होता है वो थोड़ी सी और एक्टिंग करता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि बड़ी, मैंने सुना था कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर 20 हो, तो तुम इस तरीके से मुझे कैद क्यों कर रहे हो, दम है तो मेरे साथ बैटल करो। वही बड़ी कहता है कि अगर मैं तुम्हें इतने इजीली मार सकता हूँ तो मुझे तुम्हारे साथ फैटल वैटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी मशक्क़त कौन करेगा। इस वक्त भले ही जो बड़ी था वो इन सारे शब्दों को काफ़ी ज़्यादा कैजुअली बोल रहा था, लेकिन डीप इनसाइड जो बड़ी था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। इस वक्त जो बड़ी था उसका सबसे बड़ा जो ओपोनेंट था वो मिल्की वे ऑडी लीडर ही था, और वो इस चीज़ को भी काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था कि अगर एक बार लू फैंग मर जाता है तो लू फैंग के बाद उसके सेक्टर 20 किंग बनने के रास्ते में कोई नहीं आ सकता। वही जिस मोमेंट पे ये दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे, एक दूसरे की पावर्स को कंज्यूम कर रहे थे, वही लू फैंग कपून के अंदर से इन सारी कैलकुलेशंस को अंदाज़ा लगा रहा था कि जब लू फैंग लगभग इस पर्सन की 80% बॉडी को कंज्यूम कर लेगा तब जाके शायद से जो सेक्टर 20 बड़ी है वो लू फैंग की 50% पावर्स को कंज्यूम कर पाएगा, जिसको लू फैंग को वापस से रिकवर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी अगर वो सेक्टर 20 बड़ी जो है वो अगर लू फैंग की इतनी सारी पावर्स को स्वॉलो कर भी लेता, उसके बाद भी उसे उस पावर को, उस गोल्डी पावर को अपनी पावर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए टाइम लगने वाला है, और उसी टाइम का फ़ायदा लू फैंग उठाने की सोच रहा था। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले इस सेक्टर 20 बड़ी की जो सेक्टर 20 पावर है उसको ख़त्म करना चाहता था। इसी तरीके से हम लोग को देखने के लिए मिलता है इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, जो सेक्टर 20 बड़ी था उसकी ऑलरेडी 1/10 जो पावर है वो ऑलरेडी कंज्यूम हो चुकी थी। उसे अभी शक होने लग जाता है, वो मन ही मन कहता है कि अभी तक ये लू फैंग इसकी पावर अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुई करके, ये अभी तक तो एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए था। क्या ये कोई ट्रैप है, क्या ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है करके। इस वक्त जो सेक्टर 20 बड़ी था वो भी कैलकुलेशन लगाता है, वो सोचता है कि अगर लू फैंग की जो बॉडी है वो इवन लगभग 10 मिलियन किलोमीटर के आसपास भी होगी, उसके बाद भी अभी तक तो उसकी पावर पूरी तरीके से कंज्यूम हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसको कहाँ पता था कि लू फैंग की जो बॉडी वो लगभग 1 लाइट ईयर की है। सेक्टर 20 सोचता है कि वो बस एक ह्यूमन है, उसकी गोल्डी बॉडी इतनी ज़्यादा बड़ी कैसे हो सकती है। बड़ी को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वैसे तो जो बड़ी था उसने जेंजिया एम्परर और ड्रैगन रॉक एंसेस्टर गॉड से इन सारी चीज़ों के बारे में बात की थी, और उसको पता चला था कि यूनिवर्स ओशन के अंदर
जो लू फेंग है उसकी वन ऑफ द सबसे बड़ी बॉडी है, लेकिन जब एक बंदा ट्रू गॉड के अंदर अपना इवोल्यूशन करता है तो उसकी सारी की सारी बाकी की जो बॉडीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है और उसकी जो ओरिजिनल बॉडी होती है वही बचती है। तो इस वक्त जो लू फेंग की ओरिजिनल बॉडी थी वो बस अर्थलिंग बॉडी थी, तो वो इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। ऑफकोर्स ये जो सेक्टर 20 है इसे एक चीज़ के बारे में नहीं पता कि जो गोल्डी बॉडी रूट को फॉलो करता है उसके अंदर अगर कोई पर्सन एक बार थर्ड लेवल के ऊपर पहुंच जाए तो उसके पास जो बॉडी होती है वो एक तरीके से लिमिटलेस गोल्डी बॉडी होती है। एंड इस चीज़ के बारे में ड्रैगन रॉक एंसेस्टर गॉड और जेंजिया एम्परर को भी ज़्यादा कुछ नहीं पता, और वैसे भी वो बाहर के मामलों में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं कर पाते बिकॉज लू फेंग का चारों तरफ दबदबा चलता है, और अगर वो गलती से भी बाहर निकले अपनी जगह से तो उनको कुत्तों की तरह मारा जाएगा। इस वक्त जो बड़ी था वो एक चीज़ तो काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था कि कुछ तो है जो कि गलत हो रहा है, इसलिए अभी जो कुछ भी चीज़ें चल रही थी वो उसे रोक देता है, वो लू फेंग को कंज्यूम करना बंद कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये ज़रूर कोई ना कोई ट्रैप है। और इसी के बाद जो सेक्टर 20 बड़ी होता है उसके आंखों के दो लाइट की बीम निकलती है जो कि जाके उस ककून से टकराती है, जिसके बाद वो जो ककून जिस भी थ्रेड से बना था वो सारे थ्रेड्स वापस से सेक्टर 20 बड़ी के बॉडी के अंदर जाके ऑब्जर्व होने लग जाता है। वही लू फेंग बाहर आता है, लू फेंग के हाथों के अंदर उसकी एम्ब्रियो ब्लेड देखने के लिए मिल सकती थी, और साथ ही साथ उसकी पीठ के ऊपर उसके शिव विंग्स जो कि पूरी तरीके से खुल चुके थे। सेक्टर 20 बड़ी की तरफ देखता और कहता है तुम रुक क्यों गए, अभी हम कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे। तभी जो सेक्टर 20 बड़ी होता है वो कहता है कि तुम इंडीड वर्दी हो यूनिवर्स ओशन के नंबर 1 मास्टर कहलाने के। भाई जो कुछ भी था जो बड़ी था उसके अंदर भी इतना दम नहीं रहा था कि वो मिल्की वे ऑडी लीडर के साथ इसी तरीके से लड़ सके, इसलिए जो तुमने गोल्डी पावर अपने बॉडी के अंदर रिजर्व करके रखा है वो सच्ची में मेरी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन के अंदर भी मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंदर लिटरली इतनी गोल्डी पावर होगी। देखने से लगता है कि इस तरीके के आसान मूव यूज़ करके तुम्हें मारना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। तभी जो लू फेंग होता है वो अपनी घोस्ट ब्लेड को उठाता और फिर कहता है मैंने सोचा था कि मैं इसी मूव से तुम्हारी लगभग आधी से ज़्यादा पावर्स को कंज्यूम कर लूँगा, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने जल्दी गिव अप कर दोगे और तुम्हें पता चल जाएगा। तभी सेक्टर 20 बड़ी कहता है जस्ट आई हैव गेस्ड, मुझे लगा ही था कि कुछ न कुछ दाल के अंदर गड़बड़ है। और इसी के बाद जो सेक्टर 20 होता है वो गुस्से में लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। और एक जोर की धाड़ के साथ उसके बॉडी के अंदर से ब्लड कलर की सीक्रेट एंग्रेविंग्स पूरी तरीके से निकलने लग जाती है, और ये सडनली पूरी की पूरी सेक्टर 20 बड़ी को घेर लेती है। और साथ ही साथ हम लोग को कुछ ब्लड हॉलोड हेलोज देखने के लिए मिल सकते थे क्योंकि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर आ चुके थे। और इसी के साथ वो लू फेंग के सामने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चार्ज आउट हो जाता है। वो इतनी ज़्यादा स्पीड से लू फेंग की तरफ आ रहा था कि उसकी जो स्पीड थी वो लू फेंग की स्पीड से एक्सीड कर चुकी थी। लू फेंग तुरंत अपनी पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लेता है अपने एम्ब्रियो गोस्ट ब्लेड के ऊपर। लू फेंग को कुछ याद आता है, मोरोशा ने उसे एक बार मेंशन किया था कि एक 5th स्टेज का जो सेक्टर 20 होता है उसके पास ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर आ जाती है जो कि मोस्ट पावरफुल टेक्निक है। और साथ ही साथ इस वक्त ये जो सेक्टर 20 बड़ी है ये भले ही डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज़ नहीं कर रहा था, लेकिन ये जो भी मूव यूज़ कर रहा था उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्ट है डिस्ट्रक्शन का। साथ जो लू फेंग होता है वो भी एकदम से अपनी गोल्डी पावर को एकदम लिमिट तक ब्लेस कर देता है। इंस्टेंटली वो वुकी गॉड को इन्फ्यूज़ कर देता है अपनी कुछ गोल्डी पावर से, जिसके थ्रू हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग का ऑरा होता है वो सिल्वर वाइट कलर का हो जाता है। और लू फेंग वुकी गॉड का यूज़ कर रहा था, इसलिए सडनली उसका जो ऑरा होता है उसके अंदर एक सडन आउटबर्स्ट हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था। जो लू फेंग था वो ऑलरेडी 2nd स्टेज की वुकी गॉड की एंग्रेविंग्स को ट्रिगर्ड कर चुका था, और इस वक्त उसकी जो पावर्स थी वो एकदम से स्काई रॉकेट हो चुकी थी। ऑल दिस टाइम वो बस अपने घोस्ट ब्लेड का यूज़ कर रहा था। बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो सेक्टर 20 बड़ी है वो एकदम से अपने हाथों को एक्सटेंड करता है, और उसकी दोनों के दोनों हाथ होता है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरी के ऊपर थे। वो कुछ तो भी एंग्रेविंग्स को प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बाद हम लोगों को उसके दोनों हाथों के ऊपर 2 छोटे छोटे वाइट कलर के वर्पुल्स देखने के लिए मिल सकते थे जो कि एकदम से बड़े हो जाते हैं, और ये एंडलेस वर्पुल्स थे। ये धीरे धीरे साइज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े होते जा रहे थे, और ये दोनों के दोनों एक तरीके से मिरर जैसे लग रहे थे। ये जो 2 वर्पुल्स थे इन लोगों के जो वॉल थे ये जो पैसेज वे जैसा लग रहा था, ये मिरर की तरह सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा था आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर। और इसके अलावा ये जो बोथ पैसेज वेज थे ये एक दूसरे के ठीक सामने थे, जिसके कारण ये एक दूसरे की एनर्जीज को यूज़ करके और ज़्यादा पावरफुल होते हुए जा रहे थे। लू फेंग जब इन वर्पुल्स को देखता है तो वो कहता है ये तो कुछ रिकॉग्निशन पैसेज वे जैसे दिख रहा है, जिसको जस्ट सेक्टर 20 ने अपने क्लॉस की मदद से बना दिया। इन 2 वर्पुल्स को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर से निकलने वाला जो ऑरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा बिज़र होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है। वो इन वर्पुल्स के अंदर एक प्रोफाउंड मिस्ट्री देख सकता था,
क्योंकि ये जो वर्लपूल है ये डिस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिन से बने हुए थे। लू फेंग को एकदम से फील होता है कि जैसे कि वो कुछ नई सी चीज़ देख रहा है। ये जो पैसेज वे था, ये जो वर्लपूल था, ये एक तरीके से एक ऐसा लग रहा था कि ये जो पैसेज वे है ये एक तरीके से ट्रिलियंस ऑफ पेसेस को वापस से बॉर्न कर सकता है। तभी लू फेंग अपने ब्लड गोस्ट ब्लेड को पकड़ता है और इनहेलेशन ऑफ स्पेस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसी के बाद जो लू फेंग होता है वो तुरंत अपनी ब्लड शेडो ब्लेड की मदद से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। ये जो बड़ा सा ब्लड शेडो आर्क होता है ये आसपास की सारी एनर्जीज को ट्रिगर कर लेता है, जिसके कारण इसका साइज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ऐसा लग रहा था एक वास्ट ओशन की एक बड़ी सी वेव है जो कि जाके उन वर्लपूल से जाके टकरा रही है। जब वो उस वर्लपूल से टकराती है, उन दो वर्लपूल्स के अंदर से काफ़ी सारे छोटे छोटे वर्लपूल्स हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे। और जैसे जैसे ये जो छोटे छोटे वर्लपूल्स है ये लू फेंग के उस ब्लड आर्क से टकरा रहे थे, वो धीरे धीरे करके नथिंगनेस के अंदर कन्वर्ट होते जा रहे थे। और इसी तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है धीरे धीरे करके जो लू फेंग का ये जो पावरफुल अटैक है ये उन वर्लपूल्स को सप्रेस करने लग जाता है। और कुछ ही टाइम के अंदर जितने भी छोटे मोटे मिरर वर्लपूल्स वगैरह वो सारे जितने भी क्रिएट हुए थे वो सारे कुछ ही टाइम के अंदर पूरी तरीके से गायब हो जाता है। एट द एंड बस वही दो वर्लपूल्स देखने के लिए मिल सकते थे और एट द एंड वो दोनों वर्लपूल्स भी एक दूसरे से टकराते हैं और पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है। और जब सेक्टर 20 मोरूचा इस चीज़ को देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि अभी उसने अपने आंखों के सामने क्या देख लिया। वो समझ चुका था कि वो एक कांस्टेंट डिसएडवांटेज के अंदर है और इस वक्त वो लू फेंग को बिल्कुल भी नहीं मार सकता और अभी भागने का वक्त आ चुका है। वो तुरंत यहाँ से भागने की कोशिश करता है और एकदम से उसकी जो स्पीड होती है वो स्काई रॉकेट हो जाती है और वो 1000 टाइम लाइट स्पीड को लेता है। और इस वक्त जो सेक्टर 20 बड़ी था वो लगभग अपने सेक्टरलाइज डोमेन को उसने एग्जीक्यूट करके रखा था और उसके अंदर वो अपनी ब्लड बर्निंग टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो रिकॉग्निशन पैसेज वे या फिर जो भी लू फेंग ने आसपास डोमेन्स क्रिएट करके रखे थे उनको भी सप्रेस करके रख सके। जो मूव इस वक्त सेक्टर 20 ने इस्तेमाल किया था रिकॉग्निशन पैसेज वे वो डेफिनेटली एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मूव था एक 5th स्टेज के सेक्टर 20 के लिए। और साथ ही साथ भले ये जो मूव था इसने ये जो सेक्टर 20 था इसकी पूरी तरीके से सारी की सारी एनर्जीज को ख़त्म नहीं किया था और जो सेक्टर 20 था ये इस मूव को और भी मल्टीपल टाइम परफॉर्म कर सकता था। लेकिन वो एक चीज़ तो समझ चुका था कि इस टेक्निक से अगर लू फेंग को कुछ भी नहीं हुआ और उसने काफ़ी इजीली डिफेंड कर लिया तो आगे ये कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले ये लू फेंग को नहीं मार सकता। तो यहाँ पे फालतू में अपना टाइम वेस्ट करके या फिर पावर्स वगैरह वेस्ट करके कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो यहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रहा था। वही दूसरी तरफ जो लू फेंग था वो थोड़ा सा कंफ्यूज देखने के लिए मिल सकता था। वो सोच रहा था कि इस वक्त ये जो सेक्टर 20 बड़ी है ये डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन टेक्निक को यूज़ कर सकता है, वो पूरी तरीके से इसको कैपेबल है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। और ये अगर एक बार इस टेक्निक को परफॉर्म किया गया तो इवन एक मिनिएचर यूनिवर्स भी पूरी तरीके से ईजिली इनहेलेटेड हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली उस टेक्निक को यूज़ करने के लिए ये जो सेक्टर 20 बड़ी है उसको काफ़ी सारी एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक उसने यूज़ क्यों नहीं किया और अभी तक ये जो सेक्टर 20 बड़ी है ये शायद से अभी 5th स्टेज के ऊपर और वो उस टेक्निक को यहाँ पे इस वक्त अच्छी तरीके से यूज़ कर सके, इसलिए वो शायद से यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। बड़ी कहता है कि इस वक्त तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन जब मेरी जो पावर है वो टॉप टायर लेवल 5th स्टेज पे या फिर जब मैं 6th स्टेज के ऊपर पहुँच जाऊँगा तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे पास दोबारा आऊँगा फाइट करने के लिए और उस वक्त मैं तुम्हें मार दूंगा। इस वक्त जो सेक्टर 20 बड़ी था वो मनीमत बस यही सोच रहा था कि जो लू फेंग है वो ऑलरेडी एक ट्रू गॉड बन चुका है और अभी ट्रू गॉड के आगे उसको ब्रेक थ्रू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा वक्त लगेगा। लेकिन मैं तो अभी और आगे जल्दी से जल्दी अपने लेवल्स को बढ़ा सकता हूँ, तो इस वक्त मैं इससे नहीं लड़ सकता लेकिन काफ़ी कम टाइम के अंदर मेरी पावर्स बढ़ जाएगी, तो अभी फ़ायदा करके या फिर अभी फाइट करके कोई मतलब नहीं होने वाला। एट दिस मोमेंट ये जो सेक्टर 20 बड़ी था इसे लिटरली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि पूरे के पूरे सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर आज तक ऐसा कोई सेक्टर 20 नहीं था जिसने सेक्टर 20 बड़ी को भागने के लिए मजबूर कर दिया हो। लू फेंग तभी एंडलेस गोल्डी ओशन और सिंगल डॉट हॉट ऑफ वॉइड स्पेस को एक बार दोबारा से एक साथ ये कर लेता है, एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद वो 9 स्टोरी स्टार टावर को भी अपने पास बुला लेता है और उसके बेस के अंदर से भी एक एंडलेस वर्लपूल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से घूमना शुरू हो जाता है जो कि सेक्टर 20 बड़ी को अपनी तरफ खींच रहा था। सेक्टर 20 बड़ी देखता है कि लू फेंग अपने स्टार टावर का इस्तेमाल कर रहा है तो वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ये पूरी तरीके से यूज़लेस है। तभी सेक्टर 20 बड़ी अपनी ब्लड बर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी पूरी बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे ब्लड कलर के एंग्रेविंग्स आ जाते हैं और इसके साथ वो ईजिली स्टार टावर की डिवॉरिंग को रजिस्ट कर पा रहा था। लू फेंग इस सारी चीज़ों को देखते हुए ये समझ चुका था कि ये इनफ नहीं है इस सेक्टर 20 बड़ी को इस वक्त यहाँ पे रोकने के लिए। लू फेंग तुरंत स्टार टावर को वापस बुला लेता है।
लू फेंग अपने हाथों को वेव करता है और तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है एक ग्रीन कलर का प्लांट स्ट्रक्चर उसके हाथों के अंदर से फ्लोट होने लग जाता है और वो पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर फैल जाता है। इसके अंदर हम लोगों को मिलियंस ऑफ ब्रांचेस देखने के लिए मिल सकती थी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, और कुछ ही टाइम के अंदर ये जो सेक्टर 20 बड़ी भाग रहा था वो तुरंत लू फेंग के इस ट्रेजर के कारण, मतलब ये एंडलेस जो ब्रांचेस थी इसके कारण वो पकड़ा जाता है और वो जो एंडलेस ब्रांचेस होती है वो पूरी तरीके से सेक्टर 20 बड़ी को घेर लेती है चारों तरफ। इस वक्त लू फेंग 1000 स्ट्रैंड ऑफ वाइन का इस्तेमाल कर रहा था और साथ ही साथ एंडलेस गोल्डन ओशन और सिंगल थॉट ऑफ वाइट स्पेस भी चल रहे थे, जिसके कारण जो सेक्टर 20 बड़ी था उसे काफ़ी ज़्यादा वीक फील होने लग गया था और जो ब्रांचेस थी इनसे भी वो सेक्टर 20 बड़ी इस वक्त निपट नहीं पा रहा था। सिंगल ऑफ थॉट ऑफ वाइट स्पेस की मदद से जो लू फेंग था वो इस सेक्टर 20 को रोक सकता था कि वो यहाँ से टेलीपोर्ट होके ना जा सके। वही एंडलेस गोल्डन ओशन पावर की मदद से वो एक डोमेन टाइप का ट्रेजर है और उसकी मदद से वो उसकी पावर को थोड़ा बहुत वीक कर पा रहा था। वही जो तीसरे तरफ लू फेंग ने थर्ड ट्रेजर इस्तेमाल किया था जो कि 1000 स्ट्रैंड ऑफ वाइन था, ये एक तरीके का एक स्पिरिचुअल वेपन है और ये वेपन लू फेंग ने तब लाया था जब वो वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर गया था। और आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि ये जो वेपन है 1000 स्ट्रैंड्स ऑफ वाइन इसे एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है और पिरोल ऑफ गोल्ड ओशन को भी एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है और ये दोनों के दोनों जो ट्रेजर्स है ये एक ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल के ट्रेजर्स है, मतलब इन्हें ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लू फेंग बस एक ट्रू गॉड है, उसके बाद भी वो इन सारे ट्रेजर्स को इस्तेमाल कर पा रहा है। इस वक्त अपने आप को कैद महसूस कर रहा था, उसे फील हो रहा था कि वो एक वाइड स्पेसिस वे के अंदर कैद हो चुका है जिसके चारों तरफ काफ़ी सारे ओशंस है एंड ये जो ओशन है इसके अंदर भी टाइम एंड स्पेस का पूरी तरीके से सप्रेशन है। इसके अलावा जो काउंटलेस ब्रांचेस और लीव्स है उसने पूरी तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को अपने अंदर जकड़ के रखा है और इस वक्त वो एक सील्ड वर्ल्ड के अंदर पूरी तरीके से पैक हो चुका है। इस वक्त जो सेक्टर 20 बड़ी था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, तुरंत उसकी बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे हम लोगों को टैंगल्स नज़र आ सकते थे, मतलब एक तरीके से काफ़ी सारे एंग्रेविंग्स आ जाती है और इन सारे एंग्रेविंग्स की मदद से उसकी आंखों से वो काफ़ी सारी लाइट की बीम शूट करता है इन ब्रांचेस के ऊपर। लेकिन ये जो ब्रांचेस होती है इनको घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी होती है, अगर एक आध ब्रांच टूट भी जाती थी तो तुरंत एक दूसरी ब्रांच उगा रही थी। फेंग मन ही मन कहता है कि इस वक्त ये जो सेक्टर 20 बड़ी है ये चाहे कुछ भी कर ले ये यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, ये बस तभी बाहर निकल सकता है जब ये अपना मोस्ट पावरफुल मूव डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करे। तभी जो सेक्टर 20 बड़ी होता है वो कहता है तुम सच्ची में मरना चाहते हो तो चलो ठीक है मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करता हूँ करके, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत वो अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक डिस्ट्रक्शन का यूज़ करने लग जाता है। जो बड़ी था वो लेवल 5 के ऊपर एंटर हुआ था, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर ब्लडी एंग्रेविंग वैसी ही बन चुकी थी, लेकिन जैसे वो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था उसकी पूरी बॉडी एकदम से डार्क हो जाती है और ये जो एंग्रेविंग होती है काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा लाइट के साथ ग्लो कर रही थी। इस वक्त बड़ी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था और वो अपनी सुप्रीम टेक्निक डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर रहा था। इससे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो सेक्टर 20 बड़ी के बॉडी के अंदर से जितनी भी रेज निकल रही थी उसके थ्रू सेक्टर 20 बड़ी के पीछे एक और फिगर फॉर्म होने लग जाता है, वो भी सेक्टर 20 बड़ी जैसा ही दिख रहा था। ये एक बहुत बड़ी शैडो होती है, लेकिन ये जो बड़ी सी इमेज फॉर्म हुई थी ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा भद्दी थी दिखने में और इसके बॉडी के अंदर से हम लोग को एंडलेस पावर और डिस्ट्रक्शन का ओरिजिन भी देखने के लिए मिल सकता था। और इस वक्त ये जो एंग्रेविंग पिक्चर थी और साथ ही साथ जो बड़ी था ये दोनों के दोनों चिल्ला रहे थे, जिसके कारण हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ये जो कंबाइन येलिंग थी, ये चिल्लाने की आवाज़, इसके कारण इवन लू फेंग की भी जो सोल थी वो हल्की सी काँप चुकी थी। लू फेंग इस वक्त सिंगल थॉट ऑफ वाइट स्पेस की सप्रेशन के अंदर बड़ी को देख रहा था एंड तभी वो जो बड़ा सा एंग्रेविंग होता है उसके हाथों के अंदर हम लोगों को एक बहुत बड़ा सा वर्पुल फॉर्म होते हुए देखने के लिए मिलता है, जो कि अपने हाथों से उस वर्पुल को फॉर्म कर रहा था। और जो बड़ा सा वर्पुल था इसे देखते हुए ऐसा लग रहा था इसके अंदर बिलियंस ऑफ टाइम, मतलब बिलियंस ऑफ स्टार्स हो, स्पेस हो और काफ़ी कुछ हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से घूम रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये एक तरीके से दुनिया का अंत है। इसी के अलावा हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जैसे जैसे वो जो वर्पुल होता है वो आगे बढ़ता रहता है, वो आगे बढ़ते हुए भी गोल गोल स्पिन कर रहा था और जितने भी ह्यूज ब्रांचेस थी अलग झपकते ही चारों तरफ बिखरने लग जाती है। और उसी के साथ साथ इवन जो लू फेंग का जो स्पेस उसने 1 थॉट ऑफ वाइट स्पेस और बाकी सारी ट्रेजर्स को एक्टिवेट किया था उसका भी जो पावर था वो पूरी तरीके से सप्रेस्ड हो चुका था। लू फेंग के 1000 स्ट्रैंड वाइन को पूरी तरीके से ख़त्म करने के बाद वो जो वर्पुल था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लू फेंग की तरफ आ रहा था और लू फेंग के सामने उसका 9 लेवल टावर, मतलब उसका स्टार टावर खड़ा था।
इवन थॉट लू फेंग थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो इस अटैक को रेजिस्ट कर देगा, लेकिन उसके बाद भी लू फेंग पूरी तरीके से इतना रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए जो लू फेंग होता है वो स्टार टावर में चला जाता है। वही वो जो सेक्टर बीस्ट होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि लू फेंग अभी तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जो लू फेंग होता है वो स्टार टावर के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो उस बड़े से पोर्टल को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। वो मन ही मन कहता है क्या क्या यही डिस्ट्रक्शन है, क्या यही सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल अटैक है एक लेवल 5 या फिर एक लेवल 6 सेक्टर बीस्ट का। लू फेंग इस चीज़ को देखने के बाद पूरी तरीके से थ्रिल्ड हो चुका था। जो कमज़ोर ट्रू गॉड होता है वो बस इसको देख के थोड़ा बहुत शॉक वॉक हो जाता है, लेकिन उनको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जो लू फेंग है वो उसकी बिहाइंड की काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ को देख सकता था। इवन जो लू फेंग था वो भी एक ट्रू गॉड ही था, लेकिन वो ऑर्डिनरी ट्रू गॉड नहीं था, क्योंकि एक नॉर्मल ट्रू गॉड अगर एक अच्छा खासा ट्रू गॉड भी देखो तो वो लेवल 9 तक की टेक्निक्स को क्रिएट कर सकता है। लेकिन जो लू फेंग है वो ऑलरेडी 11 टॉप टायर लेवल 11 तक की टेक्निक्स को क्रिएट कर चुका है कि एक ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस लेवल जितना पावरफुल हो। इवन लू फेंग के लिए ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस के ऊपर इस वक्त ब्रेक थ्रू करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। बस लू फेंग अपना ब्रेक थ्रू इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि अगर वो ब्रेक थ्रू में इस टाइम लग गया तो सेक्टर बीस्ट क्राइसिस को कौन संभालेगा। और वैसे अगर गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि जो ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस होता है इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक ब्रेक थ्रू नहीं करना पड़ता, मतलब इतना भी कुछ झंझट नहीं होता। अगर कोई भी बंदा लेवल 10 तक की टेक्निक को क्रिएट कर लेता है उसके बाद वो डायरेक्टली ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस लेवल के ऊपर चला जाता है। इस वक्त जो हमारे प्राइमल चॉसिटी लीडर है वो भी लेवल 9 तक की टेक्निक्स को ही क्रिएट कर पाता है। अगर लू फेंग के केस में इस चीज़ के अंदर बात की जाए तो जो लू फेंग था वो ताज़ा जब ट्रू गॉड बना था तभी उसने लेवल 10 की टेक्निक को क्रिएट कर लिया था, और अभी लू फेंग आराम से लेवल 11 तक की टेक्निक को क्रिएट कर सकता है। मतलब लू फेंग जिस टाइम चाहे उस टाइम अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है। और वैसे भी लू फेंग जब ट्रू गॉड बना था उसकी जो गोल्डी बॉडी थी वो कम से कम 1 लाइट ईयर लंबी चौड़ी हो चुकी है, जो कि इवन एक इटर्नल ट्रू गॉड के लिए भी मुश्किल है। लू फेंग उस डिस्ट्रक्शन ओरिजिन को देखते हुए उसको समझने की कोशिश कर रहा था। लू फेंग मनी मन इस मूव को पूरी तरीके से मेमोराइज कर लेता है। वो उस वर्पुल को देखते हुए मनी मन बड़बड़ाता है कि ये जो पोर्टल है, ये जो वर्पुल है, ये डिस्ट्रक्शन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद भी ये कितना ज़्यादा शाइनी और कितना ज़्यादा ब्राइट है। ये वर्पुल पूरी तरीके से वाइट कलर के अंदर था, जो कि लू फेंग के आंखों के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा था। जो लू फेंग था वो पूरी तरीके से कोशिश करता है कि वो इस वर्पुल की मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। वही दूर हम लोगों को लू फेंग का एक गोल्डी पावर अवतार देखने के लिए मिलता है, जो कि स्पेस ऑफ ब्लैक स्ट्रिप पिलर, जहाँ पे जो टाइम है वो लगभग 10 मिलियन टाइम फास्टर मूव करता है। उस जगह पे वो इस डिस्ट्रक्शन ओरिजिन को पूरी तरीके से स्टडी कर रहा था। अगर लू फेंग इस डिस्ट्रक्शन ओरिजिन को समझ जाता है या फिर मेमोराइज कर लेता है और इसके पीछे की मिस्ट्रीज़ को सॉल्व कर लेता है तो हो सकता था कि जो लू फेंग है वो लेवल 12 तक के अटैक को फॉर्म कर सके, और ये सारी चीज़ें उसके फ्यूचर के जो कॉम्प्रहेंशन है उन सारी चीज़ों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती थी। लू फेंग के आंखों के अंदर हम लोगों को कोई भी डर नहीं देखने के लिए मिल सकता था, बल्कि उसके आंखों के अंदर एक चमक थी, जैसे कि उसने दुनिया के 8वें अजूबे को देख लिया हो। टाइम एंड स्पेस जो होता है वो फ्रीज हो जाता है और वो जो जाइंट वर्पुल होता है वो लू फेंग के 9 लेवल स्टार टावर को हिट कर जाता है। और जैसे वो हिट करता है लू फेंग कहता है वाह क्या मूव है। लू फेंग इस मूव के खाने के बाद पूरी तरीके से हिल चुका था, लेकिन उसके बाद भी उसका जो स्टार टावर होता है वो दूर ब्लास्ट होते हुए जाता है। और जो वो दूर ब्लास्ट होते हुए जा रहा था लू फेंग बस यही सोच रहा था कि ये बड़ी, जिसके पास कोई भी वूकी गॉड नहीं है, कोई भी शिव विंग नहीं है, ना ही कोई ब्लड शैडो ब्लेड है, उसके बावजूद ये उसकी खुद की पावर्स है, लेकिन स्टिल इतना ज़्यादा पावरफुल मूव। बट इस मूव को पूरी तरीके से एनालाइज करने के बाद लू फेंग एक चीज़ तो समझ चुका था कि वो इस मूव को क्लियरली डिफेंड कर सकता है अगर वो अपने वूकी गॉड और ब्लड शैडो ब्लेड का इस्तेमाल करे तो। वो सेक्टर बीस्ट लू फेंग से कहता है कि तुम बस स्टार टावर के अंदर छुप सकते हो, तुम सही में एक कायर हो करके। और इसके बाद वो पीछे मुड़ता है और वहाँ से भागने लग जाता है। और साथ ही साथ जो सेक्टर बीस्ट था उसके पीछे वो जो दूसरा एक बहुत बड़ा सेक्टर बीस्ट का इमेज फॉर्म हुआ था वो क्विकली डिसअपियर हो जाता है। और साथ ही साथ जितने एंग्रेविंग्स उसके बॉडी के ऊपर बनी थी वो सारी की सारी उसके बॉडी के अंदर चली जाती है और गायब हो जाती है। जो लू फेंग होता है वो सेक्टर बीस्ट की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल सेक्टर बीस्ट हो बड़ी, उसके बाद भी तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। और वो जो स्टार टावर होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बड़ी की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। वही जो लू फेंग होता है वो अपने पिरल गोल्डन ओशन और शिव विंग की मदद से ये जो टाइम एंड स्पेस होता है उसको फ्रोज कर देता है और साथ ही साथ बड़ी से भागने से रोकता है। और इस वक्त लू फेंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बड़ी की तरफ भी आगे बढ़ रहा था, और क्योंकि बड़ी इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस के अंदर कैद था जिसकी वजह से उसकी स्पीड थोड़ी बहुत स्लो हो गई थी, लेकिन वही लू फेंग उससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ था तो वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा था और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रहा था। जो इस वक्त बड़ी था उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जो बड़ी था वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता था। वो अपने
दांतों को किस्मसाता है और वो चाहता तो अपने बॉडी को 99 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकता था, लेकिन उसके बाद उसकी जो बाकी की बॉडीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिसके बाद वो स्टार टावर को रेजिस्ट नहीं कर पाता। इसके अलावा हम लोगों को एक गोल्डन वेव देखने के लिए मिलती है जो कि आती है और सेक्टर 20 बड़ी को पूरी तरीके से घेर लेती है। तभी सेक्टर 20 बड़ी इस वेव से डिफेंड करने के लिए अपने आंखों से ब्लड लाइट को फायर करता है और ये दोनों के दोनों जो पावर्स होती है वो एक दूसरे को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती है। बड़ी आज से पहले अपने लाइफ के अंदर कभी भी इतना ज़्यादा हेल्पलेस नहीं फील कर रहा था जितना वो आज के टाइम में फील कर रहा था। वही जो बड़ी होता है वो स्टार टावर की तरफ देखता है और लू फेंग से कहता है, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम अपने छोटे मोटे मूव से मुझे मार सकते हो? अगर तुम में इतना दम है तो बाहर आके मेरे से फाइट करने में हिम्मत रखो। और जैसे ही बड़ी इस चीज़ को कहता है वैसे ही एक वाइट बीइंग स्टार टावर के बाहर आ जाता है। बड़ी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो मिल्की वे ऑडी लीडर है वो इतना ज़्यादा ब्रेव होगा कि वो स्टार टावर से इतने जल्दी बाहर आ जाएगा। वो मन ही मन सोचता है, क्या इस बंदे को डर नहीं लगता कि मैं अपने डिस्ट्रक्शन पावर से इसको मार सकता हूँ? बड़ी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी था, वो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर आज से पहले कभी भी नहीं आया था। बड़ी को मन कर रहा था कि वो सेक्टर लाइट पोर्टल का यूज़ करते हुए यहाँ से भाग जाए, लेकिन सेक्टर लाइट पोर्टल का यूज़ करना मतलब वो एक लेवल नीचे गिर जाएगा अपने पावर के अंदर। और अगर बड़ी लेवल 5 से लेवल 4 के ऊपर आता है तो बड़ी को मतलब लगभग 30 सेक्टर बीस्ट को खाना पड़ेगा जो कि लेवल 4 के ऊपर है, जिसके बाद बड़ी जाके वापस से लेवल 5 के ऊपर पहुंच पाएगा। तो ये सही में काफ़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजन होगा अगर बड़ी इस चीज़ को लेता है तो। वही लू फेंग बड़ी की तरफ अपना ब्लड शैडो ब्लेड लेके आता है और कहता है कि बड़ी, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक फ़ाइट के अंदर ही मारूँ। तभी जो बड़ी होता है वो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम सही में काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो। इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है सडनली आसपास काफ़ी सारा ब्लडी ऑरा इकट्ठा हो जाता है और एकदम से ये जो सेक्टर 20 बड़ी होता है उसकी बॉडी के अंदर से पहले जैसे इंग्रेविंग्स बाहर आ जाती है और उसी के साथ उसके पीछे एक बहुत बड़ी पिक्चर फॉर्म आ जाती है। ये जो बड़ी था ये वापस से अपने डिस्ट्रक्शन अटैक का यूज़ कर रहा था। उसकी वो जो बड़ी सी इंग्रेविंग पिक्चर होती है वो अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरीके से मूव करती कि वापस से 2 बड़े बड़े पोर्टल्स अपीयर हो जाते हैं और ये डिस्ट्रक्शन था। ऑफकोर्स ये जो मूव था ये दोबारा यूज़ करना बड़ी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और ये जो मूव है ये काफ़ी सारी एनर्जी को कंज्यूम करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सेक्टर लाइट पोर्टल का इस्तेमाल करने से इसको इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर ऐसा बड़ी सोचता है, बिकॉज सेक्टर लाइट पोर्टल के कारण जो बड़ी था उसे एक लेवल नीचे जाना पड़ सकता था। जो लू फेंग था वो इस डिस्ट्रक्शन अटैक को देखने के बाद वापस से खुश हो जाता और वो कहता है ग्रेट, और लू फेंग तुरंत इस मूव को स्टडी करने लग जाता है। लू फेंग बाहर आया था फाइट करने के लिए बिकॉज वो इस मूव डिस्ट्रक्शन को विटनेस करना चाहता था और साथ ही साथ और क्योंकि ये जो डिस्ट्रक्शन मूव था इसके अंदर डिस्ट्रक्शन ओरिजिन का एक पार्ट था और अनटिल और अनलेस लू फेंग सेक्टर 20 के साथ फाइट नहीं करता वो इस मूव को पूरी तरीके से विटनेस नहीं कर सकता था और ना ही वो इसे कॉम्प्रहेंड कर सकता था। लू फेंग उस मूव को देखते हुए कहता है, अच्छा तो ये इस तरीके से वर्क करता है। लू फेंग उसे काफ़ी ध्यान से देख रहा था और वही दूसरी तरफ जो लू फेंग का गोल्डी पावर अवतार था जो कि इस वक्त 10 मिलियन टाइम्स फास्टर स्पीड के अंदर इन सारे मूव्स को कॉम्प्रहेंड कर रहा था। इसी तरीके से हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो जो ग्लीमिंग वर्लपूल होता है वो वापस से अपने रास्ते के अंदर आने वाली सारी चीज़ों को तहस महस करते हुए लू फेंग की तरफ आगे आते जा रहा था। लू फेंग काफ़ी टाइम तक सीधा खड़े रहता है लेकिन कुछ ही टाइम के बाद लू फेंग अपने होश में आता है। वो अपनी ब्लड शैडो ब्लेड को टाइटली पकड़ता है और ज़ोर से चिल्लाता है लाइट विंग्स, और इसी के साथ उसकी ब्लेड के अंदर से हम लोगों को एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी वाइट कलर की लाइट बीम देखने के लिए मिल सकती थी जो कि तुरंत एक वाइट कलर के ड्रैगन के अंदर चेंज हो जाती है जिसके बहुत बड़े बड़े विंग्स थे। ये जो बड़ा सा ड्रैगन था ये लगभग 100 मिलियन किलोमीटर लंबा चौड़ा था और साथ ही साथ इसकी बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे स्केल्स देखने के लिए मिल सकते थे और हर एक स्केल इतना ज़्यादा चमक रहा था जैसे कि हर एक स्केल एक स्टार से बन के बड़ा हो। वो जो बड़ा सा ड्रैगन होता है वो जो वोपल पोर्टल होता है वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और जैसे ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो एक जोर का धमाका देखने के लिए मिलता है। इस वक्त जो लू फेंग ने जो पावर ये जो अटैक का इस्तेमाल किया था ये एक ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस लेवल तक का अटैक था जिसको उसने वुकी गॉड और ब्लड शैडो ब्लेड और डुआंग मी टेक्निक के थ्रू क्रिएट किया था। इवन इस अटैक के मदद से वो किसी भी मिनिएचर यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस अटैक को आप एक ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस लेवल के वॉरियर का टॉप टायर लेवल का अटैक भी समझ सकते हो। ये दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। एक जोर का धमाका होता है जिसके थ्रू जो इसका इम्पैक्ट होता है वो चारों तरफ बिखर जाता है और जो लू फेंग अपने ब्लड शैडो ब्लेड को लेके खड़ा था लू फेंग दूर उड़ते हुए जाता है।
लू फेंग को इस अटैक के कारण डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हुआ था और लू फेंग को थोड़ी बहुत इंजरीज भी हो गई थी। लू फेंग तुरंत खांसता और उसके मुंह के अंदर से उसका खून बाहर आता है और उसका जो खून था वो पहले की तरफ पूरी तरीके से लाल हो चुका था। जब लू फेंग अपने खून की तरफ देखता है, वो देखता है उसका खून लाल हो चुका है, जिसको देखते हुए वो कहता है कि ये कितना ज़्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि जब तक लू फेंग ट्रू गॉड नहीं बना था उसका जो कलर था ब्लड का वो गोल्डन कलर का हो चुका था। लू फेंग ने अपनी स्टार टावर की मदद से इस अटैक को रजिस्ट किया था, लेकिन इस बार उसने जब इस अटैक को खुद पर्सनली विटनेस किया तो उसे काफ़ी ज़्यादा क्लियर कॉम्प्रहेंशन हुआ था और उसको ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में काफ़ी कुछ नई चीज़ें भी पता चली थी। भले ही उसको थोड़ी बहुत इंजरी वगैरह हुई और थोड़ा बहुत उसका खून बहाव, लेकिन वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। और रही बात लू फेंग की एनर्जी कंजम्पशन की, तो वो भी पूरी तरीके से नेग्लिजिबल था, क्योंकि जितनी बड़ी बॉडी लू फेंग के पास है उसके हिसाब से ये जो एनर्जी या फिर ये जितने भी पावर्स लू फेंग को अभी लगी थी इस अटैक को डिफेंड करने के लिए, वो शायद से 1% भी नहीं होगी। वही दूसरी तरफ जो बड़ी था वो पूरी तरीके से एक सदमे में चला जा चुका था। वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग के साथ देखते हुए बोलता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था मिल्की वे ऑर्डिनर कि तुम एक्चुअली इस डिस्ट्रक्शन को बिना किसी ट्रेजर के तुम इसे डिफेंड कर सकते हो। इस वक्त जो सेक्टर 20 बड़ी था वो आके फाड़ फाड़ के लू फेंग को देख रहा था। वही लू फेंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव था, ये तो थोड़ा एवरेज टाइप का मूव था। और इसी के बाद लू फेंग वापस से ब्लड शैडो ब्लेड को अपने हाथों के अंदर पकड़ता है और एक बार फिर से उसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से घुमा देता है, जिसके बाद वो जो ब्लड की रेज होती है वो पहले की तरह वापस से एक लुमिनस विंग ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जो ड्रैगन होता है ये वाइट विंग के साथ था जैसा पहला था वैसे ही, और ये बड़ी की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चला जाता है। बड़ी इतना ज़्यादा एरोगेंट नहीं था और वो जानता था कि ये वाला जो अटैक है लू फेंग का, ये अटैक उस बड़ी के डिस्ट्रक्शन अटैक से बस 1 नॉच लोअर है, मतलब एक कदम पीछे है जस्ट। तो डेफिनेटली ये अटैक अगर डायरेक्टली उसे हिट करता तो बड़ी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता। वही जो बड़ी था उसके पास और कोई दूसरा अटैक नहीं था जिसके थ्रू वो लू फेंग के इस अटैक से डिफेंड कर सके, उसे वापस से अपना डिस्ट्रक्शन अटैक यूज़ करना पड़ता। लेकिन जो बड़ी है वो अभी भी लेवल 5 के ऊपर पहुंचा था और अगर वो दोबारा डिस्ट्रक्शन अटैक का यूज़ करता रहेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और एट द एंड वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा कि जो लू फेंग है वो उसे बड़ी को मारने के लिए बस अपनी एक छोटी उंगली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए जो बड़ी है वो रिस्क नहीं लेता और वो तुरंत अपने बॉडी को 99 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है और सारे डायरेक्शंस के अंदर भागना शुरू कर देता है। बड़ी अपने बॉडी को 99 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो जो वाइट कलर का डेजलिंग ड्रैगन था वो इंस्टेंटली बर्स्ट हो जाता है और वो बर्स्ट होते ही वो 99 मतलब लगभग 1000 स्ट्राइक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जो 1000 लाइट की बीम्स थी ये उन 99 अवतार्स मतलब उन 99 पार्ट्स जो थे सेक्टर 20 बड़ी के उनके पीछे लग जाती है। और इसी के साथ जब ये जो लाइट है ये बड़ी के सारे पार्ट्स के ऊपर लगती है तो उसके आधे से ज़्यादा पार्ट्स गायब हो चुके थे। इवन ये जो लाइट है वो बॉडी की ओरिजिनल बॉडी के ऊपर भी हिट करती है, लेकिन ऐसे कुल मिला के 3 से 4 बीम्स भी हिट करती है तभी भी जो बड़ी की ओरिजिनल बॉडी होती है वो इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं होती। बिकॉज नॉर्मली आप लोगों को पता होगा कि उन 99 पार्ट्स के अंदर से जो ओरिजिनल बॉडी होती है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है और बाकी की बॉडीज़ बस अवतार होती है। जब लू फेंग देखता है कि जो बड़ी है वो अभी भी भाग ही रहा है, इसी के बाद वो बड़ी की तरफ देखता है और कहता है कि बड़ी मैं अभी बाहर आ चुका हूँ, मैं तुमसे फ़ाइट करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम भाग रहे हो और तुम मेरे से फ़ाइट नहीं करना चाहते। तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल सेक्टर 20 हो और ये सारी चीज़ें तुम्हें सूट नहीं करती। और बड़ी ये सारी चीज़ें सुन तो रहा होता है लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं देता, वो बस भागने के ऊपर फोकस कर रहा था। फेंग बड़ी को कहता है कि क्यों ना तुम अपना वो जो अटैक है डिस्ट्रक्शन वो मुझे एक बार दोबारा से दिखाओ, कितना सही होगा ना। जो लू फेंग है वो उस अटैक को दोबारा से देखना चाहता था, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम लू फेंग उस अटैक को देखेगा, जितना ज़्यादा टाइम वो उसको स्टडी करेगा, उसी की मदद से उतनी ज़्यादा टाइम लू फेंग को उतना ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होगा, जिसकी मदद से लू फेंग अपनी टेक्निक्स को और भी ज़्यादा पावरफुल कर सकता था। मन ही मन सोचता है काश कि उसे एक बार दोबारा से मौका मिलता उस अटैक को अपने ऊपर सहने का, जिसकी मदद से वो उसे और अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाता। ऑलरेडी लू फेंग उस अटैक को 2 बार अपने ऊपर ले चुका था। इस वक्त लू फेंग 12 टायर की सीक्रेट टेक्निक को क्रिएट करना चाहता, जिसके लिए उसको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। गाइस लू फेंग इसलिए भी इस टेक्निक के पीछे इतना ज़्यादा पागल था क्योंकि ये जो टेक्निक थी ये डिस्ट्रक्शन का पार्ट थी। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो लू फेंग के टीचर है सिटिंग माउंटेन गेस्ट, उन्होंने लू फेंग को ओरिजिनल यूनिवर्स से एक ख्वाहिश मांगने के लिए कही थी कि वो प्राइमल यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन को देखे। गाइस जो प्राइमल यूनिवर्स है वो कोई नॉर्मल मिनिएचर यूनिवर्स नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफाउंड है। और इवन अगर प्राइमल यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन होता है और रीवोल्यूशन होता है तो उस चीज़ को देखने के लिए इवन एशियन सिविलाइजेशन के जो बड़े बड़े बुढ़े पावरफुल लोग हैं
वो भी उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा चाव से देखना चाहेंगे। और यही सबसे बड़ा एग्जैक्ट रीज़न था कि जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट थे वो चाहते थे कि लू फैंग ये रिक्वेस्ट प्राइमल यूनिवर्स के ओरिजिन से करे, विल पावर से। इसी के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग होता है वो सेक्टर 20 बड़ी की तरफ देखते हुए कहता है कि सिंस अगर तुम्हें यही करना और तुम्हें भागना ही है तो तुम उस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। लू फैंग अपने हाथों को आगे करता है और उसके हाथों के अंदर से गोल्डी पावर बाहर आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आती है और सेक्टर 20 बड़ी को पकड़ लेती है। जिसके बाद सेक्टर 20 बड़ी की पावर और जो लू फैंग की गोल्डी पावर्स होती है वो एक दूसरे को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती है। जो सेक्टर 20 बड़ी होता है वो लू फैंग की तरफ देखता है और कहता है कि मिल्की वे हॉडी लीडर, मैं इस चीज़ को याद रखूँगा। और सडनली इसी के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। उसके आंखों के अंदर हम लोग को आंसू देखने के लिए मिल सकते थे। एंड इसी के साथ उसके बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी कलरफुल लाइट्स निकलना स्टार्ट हो जाती है और ये क्रेजली बाहर निकलती है। एक्चुअली लू फैंग इस चीज़ को पहले भी देख चुका था और जो सेक्टर 20 था वो इस चॉइस को नहीं चुनना चाहता था, लेकिन एट द एंड उसकी मजबूरी थी। लू फैंग बड़ी की तरफ देखते हुए एक चीज़ समझ चुका था कि बड़ी ऑलरेडी पूरी तरीके से हार चुका है, क्योंकि एट द एंड उसको अपना सेक्टर लाइट पोर्टल को यूज़ करना पड़ रहा है यहाँ से भागने के लिए। बट चाहे कुछ भी हो जाए लू फैंग इसको आज यहाँ से भागने नहीं दे सकता था। तुरंत जो लू फैंग की विंग्स होती है, शिव विंग्स, एकदम से वो पूरी की पूरी मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ बर्न होने लग जाता है। उसकी पीठ के ऊपर वो जो 5 विंग्स होते हैं उनकी कन कन के अंदर लू फैंग की गोल्डी पावर चली जाती है और एकदम से वो इतने ज़्यादा तेज़ी से ग्लो कर रहे थे कि उसके अंदर से लगभग 10,000 लाइट की बीम्स बाहर। एंड ये जो 10,000 बीम्स होती है लू फैंग की पिरल ऑफ गोल्डन ओशन और साथ ही साथ बाकी के टेक्निक्स के साथ मिलके एक बहुत बड़ा मिनिएचर यूनिवर्स फॉर्म करती है। एंड ये जो अटैक इस वक्त लू फैंग ने किया था इसे सिंगल थॉट ऑफ मिनिएचर यूनिवर्स भी कहा जा सकता है। ये सिंगल थॉट ऑफ वाइट स्पेस से काफ़ी अलग होता है। लू फैंग ने इस अटैक को एक्टिवेट किया था आसपास की जितनी भी चॉस एयर थी उसके कारण एक यूनिवर्स फॉर्म हो जाता है। वही बड़ी जब इस यूनिवर्स को फॉर्म होते हुए देखता है वो जोर से चिल्लाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सडनली एक ऑपरेसिव फोर्स आ चुका था जो कि सेक्टर 20 बड़ी को पूरी तरीके से रेजिस्ट कर रहा था। 20 बड़ी ऑलरेडी लेवल 4 के ऊपर आ चुका था और जब वो देखता है कि लेवल 4 के ऊपर आने के बाद भी उसका काम नहीं चल रहा और लू फैंग ने अपना एक नया अटैक लॉन्च कर दिया। इसकी वजह से जो सेक्टर 20 बड़ी होता है वो वापस से अपने उसी पहले वाले अटैक का इस्तेमाल करता है, मतलब सेक्टर लाइट पोर्टल का, जिसके कारण इस बार वो लेवल 4 से लेवल 3 के ऊपर जाने वाला था। सेक्टर 20 ये करना कभी भी नहीं चाहता था और उसने कभी भी नहीं सोचा था कि लू फैंग से फाइट करना आज उसको इतना ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा कि उसे 5th स्टेज से 3rd स्टेज के ऊपर आना पड़ेगा। लेकिन एट द एंड अपनी जान बचाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त इसे कुछ भी नहीं लग रहा था। और एट द एंड जो सेक्टर 20 होता है वो जब फील करता है कि इवन 3rd स्टेज के ऊपर आने के बाद भी वो ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पा रहा और वो यहाँ से भाग नहीं पा रहा, तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि इस वक्त जो बड़ी था वो पूरी तरीके से एक डेस्परेट सिचुएशन के अंदर पहुंच चुका था। वो ऑलरेडी 2 बार इस अटैक को परफॉर्म कर चुका था, 5th स्टेज से 4th स्टेज के ऊपर और 4th स्टेज से 3rd स्टेज के ऊपर आने के लिए जो इसने इस अटैक का इस्तेमाल किया था, जो लाइट प्रोड्यूस हुई थी ये उसके सेक्टर के अंदर से आई थी और ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है। बड़ी ऑलरेडी इसको 2 बार परफॉर्म कर चुका था और उसके बाद वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था। और इसके अलावा वो एक और चीज़ समझ चुका था कि इवन अगर वो इस अटैक को दोबारा परफॉर्म करता है तभी भी कोई मतलब नहीं होगा। वही इस वक्त जो बड़ी था वो काफ़ी बड़े शॉक के अंदर था, उसे समझ आ गया था कि उसकी मौत काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है। वही दूर जो लू फैंग था वो स्माइल कर रहा था। लू फैंग बड़ी की तरफ देखते हुए स्माइल करता है क्योंकि आज बड़ी था जिसके कारण वो अपना ये जो सिंगल थॉट ऑफ यूनिवर्स वाला अटैक है वो आज इसे क्रिएट कर पाया था। गाइस ये जो अटैक था ये कोई 12th स्टेज का या फिर 13th स्टेज का अटैक नहीं था। एक्चुअली ये शिव विंग्स का 4th लेवल था जिसको लू फैंग काफ़ी ज़्यादा टाइम से ट्राई कर रहा था, लेकिन वो 3rd लेवल के ऊपर पूरी तरीके से स्टक हो गया था। भले ही उसके 3rd और 4th लेवल के अंदर बहुत कम डिफरेंस बच गया था, लेकिन उसके बाद भी लू फैंग कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले वो 4th लेवल तक नहीं पहुँच पा रहा था। और आज फाइनली सेक्टर 20 बड़ी के कारण वो 4th लेवल के ऊपर पहुँच पाया। उसके डिस्ट्रक्शन को स्टडी करने के बाद वो शिव विंग्स के 4th लेवल के एंग्रेविंग्स को अच्छी तरीके से ट्रिगर कर पाया, जिसके थ्रू आज वो 1 थॉट ऑफ मिनिएचर यूनिवर्स को स्टेबलाइज कर पाया। इसी के बाद जो लू फैंग के हाथों के अंदर से स्टार टावर निकलते हुए बाहर आता है और जो स्टार टावर होता है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी सेक्टर 20 बड़ी की तरफ निकल जाने लग जाता है। और इसके बाद लू फैंग ने वैसे तो डिसाइड किया था कि वो बड़ी को भी अपना एंस्लेव बनाएगा या फिर बड़ी को अपने साथ स्टार टावर में लेके जाएगा और वो जाके मोरोशा को बड़ी को खिला देगा। लेकिन जो बड़ी होता है वो देख चुका था और वो ऑलरेडी क्योंकि 3rd स्टेज के ऊपर आ चुका था उसे पता था कि वो स्टार टावर के अंदर काफ़ी आसानी से चले जाएगा और वो अभी उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। वो लू फैंग की तरफ देखता और कहता कि तुम सही में काफ़ी ज़्यादा क्रूर हो, तुम इतने ज़्यादा विशियस हो, मैं कभी भी नहीं सोच सकता था। बड़ी कहता है कि मिल्की वे हॉडी लीडर तुम इंडीड ग्रेटेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो या फिर सबसे बड़ी रास्ते का काटा हो पूरे के पूरे सेक्टर 20 का। लेकिन एक चीज़ याद रखना,
हम जो सेक्टर बीस्ट है, हम नोवल लाइफ फॉर्म है और आज तक कोई भी सक्सीड नहीं हो पाया हमें रोकने के लिए। आज तक कोई भी सक्सीड नहीं हो पाया राइज ऑफ सेक्टर बीस्ट को रोकने के लिए। आज तक जिन्होंने भी हमारे रास्ते के अंदर उंगली करने की कोशिश की वो सब लोग ख़त्म हो गए, वो सब लोग डिस्ट्रॉयड हो गए। बडी कहता है कि ये डेस्टिनी है कि तुम और तुम्हारी रेस, तुम सब मारे जाओगे, एट द एंड कोई भी नहीं बचेगा। सेक्टर 20 सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इसी के बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है और इसी के बाद हंसते हंसते जो सेक्टर 20 होता है वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। एंड एक बहुत बड़ा जोर का एक्सप्लोजन हम लोगों को सुनने के लिए मिल सकता था। इस वक्त जो लू फेंग था वो कुछ भी नहीं कर सकता था। पिछली बार उसने मोरूशा को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से इसलिए रोक पाया था, उस टाइम वो लू फेंग के स्टार टावर के अंदर था और जो मोरूशा था वो बस लेवल 2 का सेक्टर 20 था। और साथ ही साथ उसकी जो मिनिएचर ओरिजिन की पावर है उसने भी उसकी मदद की थी। लेकिन इस वक्त लू फेंग इस सिचुएशन के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि बडी ने बहुत गलत जगह पे अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था। इवन उसे तो ये भी नहीं पता चला था कि वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कब कर रहा है। इसी के साथ जैसे ही जो बडी होता है वो इनहेरिटेड होता है, जो बडी होता है वो अनकॉन्शनेबली जितनी भी इन्फॉर्मेशन लू फेंग के बारे में बाकी के सेक्टर बीस्ट को बेचना चाहता था वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भेज देता है। और अनडाउटफुली सारे के सारे जो सेक्टर बीस्ट है वो इवन बडी को भी फील कर सकता है कि जो बडी है वो जिंदा है इस वक्त या वो ऑलरेडी मर चुका है। वही बडी के इनहेलेशन के बाद जितने भी 10 मिलियन सेक्टर बीस्ट होता है वो सारे पूरी तरीके से बिखर जाते हैं। वो सब एकदम से शांत हो चुके थे, किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था। जितने भी लोग फाइट कर रहे थे, जितने भी सेक्टर बीस्ट फाइट कर रहे थे वो भी अभी फाइट करना बंद कर चुके थे। उन सब लोगों की शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि वो लोग एक ट्रॉमा के अंदर है। वही एकदम से उन सभी लोगों को एक कॉमन मैसेज आता है। ये बडी का मैसेज था जो कि उसने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से पहले इन सब लोगों को भेजा था कि मैं बडी हूँ और यूनिवर्स ओशन नंबर 1 मास्टर मिल्की वे हॉडी लीडर लू फेंग वो ऑलरेडी हमारे लैंड ऑफ डार्कनेस के हार्ट के अंदर पेनिट्रेट कर चुका है। और वहाँ पे आके मेरी उसके साथ फ़ाइट हुई और मैं 5th स्टेज के ऊपर ऑलरेडी आ चुका था। लेकिन 5th स्टेज के ऊपर आने के बाद भी मैं उसके मैच का नहीं था, मैं उसके बराबर का नहीं था। वो बंदा मेरे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। हम सब सेक्टर बीस्ट के ऊपर लाइफ एंड डेथ क्राइसिस आ चुकी है और जो लू फेंग है मिल्की वे हॉडी लीडर उसने मुझे हरा दिया है, उसने मुझे मार दिया है। एंड अगर मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तुम लोग भी नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं तुम सभी लोगों को एक वार्निंग देना चाहूँगा, इस क्राइसिस के अंदर हम सभी सेक्टर 20 लोगों को एक साथ आना पड़ेगा तभी जाके हम कुछ इस बंदे का उखाड़ सकते हैं, वरना हम सब लोग एट द एंड मारे जाएंगे। सेक्टर 20 एक नोबल लाइफ फॉर्म, हम लोगों के लिए बस एक हंसी के पात्र बन के रह जाएंगे। तुम सभी लोगों को मेरा बदला लेना है, तुम्हें सभी लोगों को मिल्की वे हॉडी लीडर को मारना है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसे मारना है। और इसी तरीके से जो बड़ी की आखिरी वर्ड होता है वो सारे के सारे वर्ड्स इन 10 मिलियन सेक्टर 20 के कानों के अंदर गूंज रहे थे। ये सारे वर्ड्स उनके माइंड के अंदर गूंज रहे थे। और साथ ही साथ अभी वो बड़ी का ऑरा भी फील नहीं कर सकते थे। बड़ी जिसे वो पहले डिटेक्ट कर सकते थे कि वो कौन सी जगह पे है, अभी उसकी पूरी तरीके से लोकेशन भी गायब हो चुकी है। लोगों को देखने के लिए मिलता है वो जो 10 मिलियन सेक्टर बीस्ट होता है वो एंटायर सेक्टर बीस्ट ने जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है पागलों की तरह कि मिल्की वे हॉडी लीडर तुम्हें मरना होगा, मिल्की वे हॉडी लीडर तुम्हें मरना होगा। और इसी तरीके से सारे के सारे सेक्टर बीस्ट नारे लगा रहे थे जोर जोर से। सारे सेक्टर 20 इसलिए भी शौक थे कि जो बड़ी था वो ऑलरेडी लेवल 5 के ऊपर पहुंच चुका था और मोस्ट पावरफुल अटैक टेक्निक वो डिस्ट्रक्शन को भी सीख चुका होगा। लेकिन उसके बाद में मिल्की वे हॉडी लीडर ने उसे मार दिया तो डेफिनेटली मिल्की वे हॉडी लीडर पूरे के पूरे सेक्टर 20 रेस के लिए एक थ्रेट है। हमें चाहे कुछ भी हो जाए मिल्की वे हॉडी लीडर को मारना पड़ेगा, हमें इससे छुटकारा पाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज कितने भी सेक्टर 20 की बलि क्यों ना चढ़ जाए, हमें 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 इस पर्सन को मारना पड़ेगा। वो मोरूशा उसकी मदद कर रहा है एंड शायद से उसी मोरूशा की मदद की वजह से जो मिल्की वे हॉडी लीडर है ये आज इतना अंदर तक आ पाया, ये लैंड ऑफ डार्कनेस के हार्ट तक पहुंच गया। एक्चुअली गाइस ये जो सेक्टर बीस्ट होता है बेसिकली इन लोगों को एक दूसरे से ही लड़ना होता है और ये उन लोगों का फेथ होता है। लेकिन आज ऐसी क्राइसिस आ चुकी है इनकी जात के ऊपर कि फाइनली अभी इनको अपनी जात के लिए लड़ना पड़ रहा है। और फर्स्ट टाइम ये जो सेक्टर बीस्ट है ये एक साथ होके काम कर रहा है, ये एक दूसरे को मारने के वजह अपने एनिमी को सबसे पहले ख़त्म कर रहा है। और इसी के साथ सारे के सारे सेक्टर बीस्ट ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया था लू फेंग को मारने के लिए। वही हम लोगों को लू फेंग देखने के लिए मिलता है। लू फेंग इमिडिएटली वहाँ से टेलीपोर्ट होता है और अपनी लोकेशन को चेंज कर लेता है, जिसके बाद वो मोरूशा से पूछता है कि जितने भी सेक्टर बीस्ट है मुझे उन सारे लोगों की लोकेशन बताओ, मुझे बताओ कि वो सब क्या कर रहा है। वही मोरूशा उन सारे सेक्टर बीस्ट को देखता है और इवन मोरूशा भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि बड़ी लेवल 5 के ऊपर पहुँच चुका था, उसके बाद भी उसके मास्टर ने उसे इतने आसानी से मार दिया।
बड़ी कहता है कि मैं उन सारे सेक्टर 20 को फील कर सकता हूँ। वो सारे जो सेक्टर 20 है उन सभी लोगों ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है उस स्पॉट के ऊपर, जिस स्पॉट के ऊपर बड़ी मरा था उस स्पॉट के ऊपर लगभग 1 मिलियन प्लस सेक्टर 20 जो है वो वहाँ पे गैदर कर रहा है। वो उस पर्टिकुलर जगह की तरफ आगे बढ़ रहा है। सेक्टर 20 मोरूशा लू फेंग से कहता है कि मास्टर लगभग 1.63 मिलियन सेक्टर 20 है जो कि आपको चारों तरफ से घेर रहा है, और उनमें से जो ज़्यादातर है वो एटलीस्ट पैनिकल लेवल 2 के ऊपर है। और जब वो अपनी ब्लड बर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो उसके बाद वो आपके टीचर प्राइमल सिटी लीडर से बस थोड़े से वीक है। मोरूशा को इस वक्त लू फेंग की चिंता होने लग गई थी, क्योंकि लगभग 1 मिलियन सेक्टर 20 का मतलब होता है कि मिलियंस ऑफ ट्रू गॉड। और लू फेंग भले ही एक बड़ी से लड़ सकता है, लेकिन वो बस एक बड़ी था जो कि लेवल 5 का था। यहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा सेक्टर 20 थे जो कि लू फेंग को घेर रहे थे। और अगर 1 मिलियन सेक्टर 20 ने एक साथ अटैक किया तो इवन 100 से ज़्यादा अगर ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस लेवल के वॉरियर्स भी होंगे वो एक ही सेकंड के अंदर इनहेलिटेड हो जाएंगे। मोरूशा उसके मास्टर से कहता है कि मास्टर आपको जल्दी से वहाँ से निकलना होगा। वही लू फेंग मोरूशा से पूछता है कि हम और सेक्टर 20 को यहाँ पे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। बड़ी ये सारी चीज़ें सुनने के बाद पूरी तरीके से एकदम से चौंकन्ना हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लू फेंग उसे क्या कह रहा है। वो लू फेंग को कहता है कि मास्टर आपने बड़ी को मार दिया, इवन उसे एक मौका भी नहीं दिया भागने का, जिसकी वजह से जितने भी सेक्टर 20 है वो सारे डर चुके हैं आपसे, और उसी के कारण जितने भी सेक्टर 20 है वो सारे एक साथ होकर काम करने लग चुके हैं और वो सारे एक ही स्पॉट के ऊपर गैदर कर रहे हैं। और अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है। वही एंडलेस स्पेस के अंदर लैंड ऑफ डार्कनेस के अंदर एक रॉक फ्लो कर रहा होता है, वो और कोई नहीं वो लू फेंग होता है। लू फेंग मन ही मन सोचता है कि मुझे लगता है कि 1 मिलियन सेक्टर 20 काफ़ी नहीं होंगे, मुझे और सेक्टर 20 को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, वो मेरे से फाइट कर सके ताकि इन सेक्टर 20 को उनकी औकात पता चल सके। जो लू फेंग का प्लान था वो ये था कि उसकी जो शिवू विंग्स थी उसकी शिवू विंग्स के अंदर उसका एक ओरिजिन था, और ये जो ओरिजिन था ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। ये जो ओरिजिन था ये शायद से इटर्नल ट्रू गॉड का ओरिजिन था, जिसकी वजह से अगर इस ओरिजिन को रिलीज़ किया गया तो एक ही सेकंड के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा, और जो विस्फोट होगा ये इतना ज़्यादा बड़ा होगा कि इवन लू फेंग भी नहीं जानता कि वो खुद भी ज़िंदा बच पाएगा या नहीं बच पाएगा अगर वो सही टाइम पे स्टार टावर के अंदर ना जाए तो। लू फेंग सोचता था कि इस ओरिजिन को रिलीज़ करने से मे बी ये एक चांस हो सकता है, एक मौका हो सकता है इस पूरी की पूरी सेक्टर 20 क्राइसिस को निपटाने का। लू फेंग अपने आप से कहता है कि मैं बस इस ओरिजिन टेक्निक को एक ही बार परफॉर्म कर सकता हूँ, तो मुझे जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सेक्टर 20 को एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा। एंड इसी के बाद एक जोर का धमाका, बूम, और सब खत्म। इस सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को कुछ फ्यूरियस सेक्टर 20 देखने के लिए मिलता है जो कि बड़ी वाली स्पॉट पे आते हैं जहाँ पे बड़ी को मारा गया था। वो उस जगह पे आते हैं तो उनको पता चलता है कि वहाँ पे मिल्की वे हॉडी लीडर नहीं है, तो वो थोड़े से शॉक हो जाते हैं क्यों इतना जल्दी मिल्की वे हॉडी लीडर कहाँ गायब हो गया। लेकिन फिर वो लोग सोचते हैं कि वो बंदा ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, वो इस आसपास के एरिया के अराउंड ही होगा, हमें मिल्की वे हॉडी लीडर को चारों तरफ से घेरना पड़ेगा। इस वक्त ये सारे जो सेक्टर 20 थे वो एक सर्कल के अंदर मूव करते हुए लू फेंग को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरीके से टाइम बीतता रहता है और इन सारी सेक्टर 20 की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती रहती है। और ये जो सेक्टर 20 होता है वो एक दूसरे को कमांड देते रहते हैं कि जल्दी करो, जल्दी चारों तरफ से घेर लो। और वो एक बहुत बड़ा सर्कल फॉर्म कर रहे थे जिसके बीचों बीच वो लू फेंग को ट्रैप करना चाहते थे। जो मोरूशा लू फेंग से कहता है कि मास्टर ओवर कम से कम 6 मिलियन से ज़्यादा सेक्टर 20 है जो कि आपकी तरफ आ रहा है। अगर उन सारे सेक्टर 20 ने आप लोग को कवर कर लिया तो लिटरली आपका बच के निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मास्टर, आपको कैसे भी करके वहाँ से निकलना होगा। जो सेक्टर 20 मोरूशा था वो एक चीज़ समझ चुका था कि लू फेंग के लिए 6 मिलियन सेक्टर 20 भी कुछ भी नहीं है। जितने ज़्यादा सेक्टर 20 होंगे उतने ही ज़्यादा उसके मास्टर खुश होंगे। वो जानता था कि ये सारे सेक्टर 20 उसके मास्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ये जो मोरूशा था ये लू फेंग का सोल स्लेव था, और जिस चीज़ में लू फेंग की खुशी थी उसी चीज़ में इस बंदे की भी खुशी थी। वही जो लू फेंग होता है वो सोचता है कि उसे कुल मिला के 9 मिलियन सेक्टर 20 को मारना है जो कि टोटल सेक्टर 20 का नंबर है, लेकिन इस वक्त उसकी तरफ बस 6 मिलियन सेक्टर 20 आ रहा है। तो बाकी के 2 मिलियन सेक्टर 20 को अपने तरफ और आकर्षित करने के लिए उसे कुछ सेक्टर 20 को मारना पड़ेगा ताकि जो बाकी के सेक्टर 20 है वो भी इन सारे सेक्टर 20 की मदद करने के लिए आ जाए। तभी एक रॉक हम लोग को स्पेस के अंदर देखने के लिए मिल सकता था जो कि एकदम से अपने फॉर्म को चेंज करता है, और ये और कोई नहीं है लू फेंग था। लू फेंग उस रॉक के बाहर आता है और लू फेंग जैसे अपना ह्यूमन शेप लेता है उसकी पीठ के ऊपर हम लोग को उसकी शिव विंग्स ग्लीम करते हुए देखने के लिए मिल सकते थे। लू फेंग झट से उस जगह से थोड़ा सा दूर टेलीपोर्ट करता है, जिसके बाद वो मोरूशा से कहता है मोरूशा जितने भी सेक्टर 20 मेरे आसपास है जो कि 3rd और 4th स्टेज के ऊपर है उन सब लोगों की लोकेशन मार्क करो।
अनडाउटफुली जो लू फेंग था वो यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर बीस्ट को मारने वाला था। यहाँ पे एक तरीके से खून का तांडव होने वाला था। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें करने के लिए सबसे पहले उसे कुछ पावरफुल सेक्टर बीस्ट को मारना था। मोरूशा लू फेंग से कहता है कि मास्टर, आपके करीब जो सबसे करीबी सेक्टर बीस्ट है उसका नाम मैंगटा है, जो कि 3rd स्टेज का एक पैनिकल सेक्टर बीस्ट है। जब मैंने उसे लास्ट टाइम फाइट की थी, शायद से इस वक्त वो 4th स्टेज के ऊपर भी हो सकता है। मैं इतने ज़्यादा गारंटी के साथ नहीं कह सकता। वही हम लोग को सेक्टर बीस्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि चारों तरफ से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कवर करते जा रहे थे। एट द एंड इन सारे सेक्टर बीस्ट को यही नहीं पता था कि वो कौन से जगह पे है जहाँ पे लू फेंग को उन्हें ढूंढना है। वो बस चारों तरफ से पूरे के पूरे सेक्टर बीस्ट नेस्ट को घेर रहे थे ताकि लू फेंग यहाँ से कहीं भाग के ना जा सके। इस वक्त जो लू फेंग था वो इनविजिबल और फॉर्मलेस वाली स्किल को यूज़ कर रहा था। वही हम लोगों को सेक्टर बीस्ट मैंगटा देखने के लिए मिलता है, जो कि एक वाइट स्पेस के अंदर था और वो आसपास के स्पेस के अंदर सराउंडिंग के अंदर सर्वे कर रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखने के लिए मिल सकता था। वो मन ही मन कहता है कि कहाँ पे है ये, कहाँ है वो लोथसम मिल्की वे हॉर्डे लीडर। लगभग 6 मिलियन सेक्टर बीस्ट उसके करीब आ रहा है। वो इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वो बच नहीं सकता। जो सेक्टर बीस्ट मैंगटा होता है, इसे एकदम से कुछ फील होता है। वो पीछे मुड़ के दिखता है तो उसे एक फिगर देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उसकी तरफ आगे आ रहा था। ये काफ़ी ज़्यादा डेजलिंग फिगर था, बहुत ज़्यादा रोशनी इसके अंदर से आ रही थी और इसके बैक के ऊपर सिल्वर कलर के विंग्स थे। ये और कोई नहीं, लू फेंग ही था, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मैंगटे की तरफ आगे बढ़ रहा था। और इसके साथ साथ लू फेंग का जो मिनिएचर टावर है और उसके हाथों के अंदर उसका स्टार टावर, पिरल ऑफ गोल्डन ओशन और ये सारी चीज़ें अपीयर हो जाती है, जिसके साथ एक ही सेकंड के अंदर लू फेंग 1/3 ऑफ वाइट स्पेस को एक्टिवेट कर देता है और काफ़ी सारी जो गोल्डन वेव्स होती है वो आसपास की सराउंडिंग को कवर कर लेती है। और साथ ही साथ स्टार टावर भी अपनी पोजीशन के अंदर आ चुका था। इस वक्त ये जो सेक्टर बीस्ट मैंगटा था ये मिक्स फीलिंग के साथ था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे खुश होना चाहिए कि इसे लू फेंग मिल गया, या इसे दुख होना चाहिए कि लू फेंग ने उसे अपना टारगेट बनाया। क्योंकि जो सेक्टर बीस्ट मैंगटा था ये काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था कि जो बड़ी था वो 5th स्टेज के ऊपर था, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाया। और मैंगटा अभी भी 3rd स्टेज के पैनिकल के ऊपर ही है, तो ये लू फेंग के सामने कहाँ से टिकने वाला था। इस वक्त जो लू फेंग था वो मैंगटे को पूरी तरीके से पकड़ चुका था और मैंगटा यहाँ से कहीं पे भी भाग नहीं जा सकता था। तभी जो मैंगटा होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम मुझे एनस्लेव करने के बारे में सोचना भी मत। और रही बात तुम्हारे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है मिल्की वे हॉर्डे लीडर, तुम मरने वाले हो, तुम जल्दी मरने वाले हो। मैंगटा एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि जो सेक्टर बीस्ट बड़ी है वही कुछ नहीं कर पाया, तो मैंगटा भी क्या उखाड़ लेगा इस लू फेंग का। तो एट द एंड उसके दिमाग में बस एक ही सोल्यूशन आता है, क्योंकि वो जानता था कि लू फेंग उसको अपना सोल स्लेव बना सकता है और डेफिनेटली ये एक सेक्टर बीस्ट के प्राइड के खिलाफ होगा। तो जो मैंगटा होता है वो तुरंत अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है। वही हम लोग को बाकी सारे सेक्टर बीस देखने के लिए मिलता है, जिनको एकदम से मिल्की वे हॉर्डे लीडर की लोकेशन मिलती है। उनको पता चलता है जो मिल्की वे हॉर्डे लीडर है वो मैंगटा के लोकेशन के अंदर है, लेकिन सडनली उन लोगों को पता चलता है कि जो मैंगटा है वो उसको फील नहीं कर सकते थे। मैंगटा मर चुका है। ये जानते ही वो सारे के सारे जो सेक्टर बीस्ट होता है वो एकदम से शॉक हो जाता है और उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। सबसे पहले मोरोशा, उसके बाद बड़ी और बड़ी के बाद अभी मैंगटा, ये धीरे धीरे करके काफ़ी सारे पावरफुल सेक्टर बीस्ट को हटाते जा रहा है लाइन से। इसी के साथ काफ़ी सारे सेक्टर बीस्ट और ज़्यादा तेज़ी से गैदर होने लग जाते हैं। ये जो सेक्टर बीस्ट थे ये लगभग 1000 2 हज़ार रुपये का ग्रुप बनाना स्टार्ट कर चुके थे और ये सेक्टर बीस ऑलरेडी जान चुके थे कि अकेला अगर कोई भी सेक्टर बीस इस वक्त लू फेंग के सामने जाएगा तो उसका ज़िंदा बचना मुश्किल ही नहीं, पूरी तरीके से नामुमकिन है। इसलिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज आ चुके थे, जिसके कारण अभी कोई भी सेक्टर बीस अकेला नहीं रह गया था। वो सारे सेक्टर बीस काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड मैनर के अंदर लू फेंग की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सेक्टर बीस मैंगटे को मारने के बाद लू फेंग इमीडिएटली उस जगह से पूरी तरीके से टेलीपोर्ट होते हुए आसपास के नियरेस्ट वाइट स्पेस के अंदर गायब हो जाता है, जिसके बाद वहाँ पे उसको एक रिवर देखने के लिए मिलती है। लू फेंग बिना वक्त को बर्बाद किए अपने आप को रिवर के अंदर चेंज कर लेता है और जिस डायरेक्शन के अंदर वो रिवर फ्लो कर रही थी लू फेंग भी उसी डायरेक्शन के अंदर बह के आगे बढ़ने लग जाता है। जो मोरोशा होता है वो कंटिन्यूसली लू फेंग को मैसेज पास करते रहता है। वो लू फेंग से कहता है कि मास्टर, इवन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट ग्रुप है उसके अंदर भी कम से कम 300 से ज़्यादा सेक्टर बीस्ट है जो कि एक साथ आगे बढ़ रहा है। और इवन इस बार जो लार्जेस्ट ग्रुप है उसके अंदर लगभग 5000 से ज़्यादा सेक्टर बीस्ट है जो कि एकजुट होते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। जिस ग्रुप के अंदर पहले 300 सेक्टर बीस्ट थे अभी उस ग्रुप के अंदर लगभग 2000 से ज़्यादा सेक्टर बीस्ट हो चुके हैं। मोरोशा लू फेंग से बताता है कि इसके अलावा और 3 ग्रुप्स हैं छोटे छोटे जो कि आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर एक ग्रुप में 800, दूसरे ग्रुप में 1200 और तीसरे ग्रुप में 1000 सेक्टर बीस्ट है। सडनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग एक रिवर के साथ उस रिवर के शेप के अंदर आगे बहता हुआ आगे बढ़ रहा था, एकदम से वो रिवर के थ्रू अपने आप को अपने रियल शेप के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है। लू फेंग उड़ते हुए बाहर आता है। वो मन ही मन कहता है, सेक्टर बीस्ट
मुझे तुम सब लोगों को सिखाना पड़ेगा कि डर का मतलब क्या होता है, असली डर क्या होता है। तुम सब जितना ज़्यादा मेरे से डरोगे उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर तुम सब मेरे करीब आने की कोशिश करोगे। तुम सब एकजुट होकर मेरे साथ आओगे। विदाउट एनी डिले लू फेंग अपने आप को उस डायरेक्शन के अंदर टेलीपोर्ट करने लग जाता है जिस डायरेक्शन के अंदर लगभग 2000 से ज़्यादा सेक्टर 20 थे। और कुछ ही टाइम के अंदर लू फेंग उन लोगों के रीजन के अंदर पहुंच जाता है और एकदम से वो जो 2000 सेक्टर बीस्ट होता है वो आसपास की स्पेस रिपल्स को फील कर लेते हैं। एकदम से उन लोगों को फील होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। उनकी जो सराउंडिंग स्पेस है वो पूरी तरीके से इंस्टेंटली फ्रोज हो चुकी थी। वही लू फेंग ऊपर अपीयर होता है। लू फेंग उन सब लोगों की तरफ देखता है और कहता है, डियर ऑल सेक्टर बीस्ट, तुम सब कैसे हो। और जैसे ही सारे के सारे सेक्टर बीस्ट लू फेंग को देखते हैं, तुरंत वो जो 2000 से ज़्यादा सेक्टर बीस्ट होता है वो सारे के सारे सेक्टर बीस्ट में से एक सेक्टर बीस्ट भी हेजिटेट नहीं करता और सब लोग एक साथ अटैक करने लग जाता है। कोई अटैक कर रहा था, कोई अटैक कर रहा था। जिनके पास जो अटैक था वो पूरी ताकत के साथ वो अटैक कर रहे थे। लू फेंग जब इतने सारे अटैक्स को अपने तरफ आते हुए देखता है तो वो इंस्टेंटली अपने स्टार टावर के अंदर चला जाता है। इसी के बाद हम लोग को एक जोर का लाउड बैंग सुनने के लिए मिलता है और इसी लाउड बैंग में हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग का स्टार टावर होता है वो एकदम से दूर तक उड़ते हुए जाता है और जो स्टार टावर होता है वो सडनली एक्सप्लोड हो जाता है। मतलब एक्सप्लोड होते हुए दूर उड़ते हुए जाता है, ऐसे चिथड़े नहीं उड़ जाते उसके। और उसके अलावा जो लू फेंग अंदर स्टार टावर के अंदर बैठा था वो पूरी तरीके से सेफ था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। और जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा जो स्टार टावर है वो पूरी तरीके से इंडिस्ट्रिक्टेबल है। इवन उसको हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग भी नहीं फाड़ सकते। जब वो सारे सेक्टर बीस देखते हैं कि जो लू फेंग है वो अपने स्टार टावर के अंदर हाइड कर रहा है तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। एट द एंड अभी तक ये सारे जो सेक्टर बीस थे वो ये सारी चीज़ें तो जान ही चुके थे कि लू फेंग के पास एक काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव ट्रेजर है जो कि उसका स्टार टावर है जो कि पूरी तरीके से इंडिस्ट्रक्टेबल है। लेकिन वो लोग एक चीज़ और अच्छी तरीके से जानते थे कि लू फेंग हमेशा हमेशा के लिए तो इस स्टार टावर के अंदर कैद नहीं रह सकता, उसे बाहर आना होगा। और इसलिए वो कंटिन्यूसली अपने नंबर्स को बढ़ाते रहते हैं। जो सेक्टर 20 का नंबर होता है वो 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख और इसी तरीके से वो बढ़ता रहता है। ये सारे सेक्टर 20 सोचते हैं कि इवन अगर ये सारे सेक्टर 20 मिलके भी अगर स्टार टावर का कुछ नहीं उखाड़ सकते तो इवन इन सब लोगों के अटैक के कारण ये जो स्टार टावर है उसके अंदर इतना भयानक शॉक होगा कि इवन उसके शॉक इम्पैक्ट के कारण ही जो लू फेंग है वो मारा जाएगा। इसी के बाद लू फेंग वापस से अपनी मोस्ट पावरफुल स्किल एस्टेब्लाइज द मिनिएचर यूनिवर्स विद अ सिंगल थॉट इस चीज़ का इस्तेमाल करता है और पलक झपकती उसकी शिव विंग से काफ़ी सारी लाइट्स निकलती है, गोल्डन लाइट्स, जो ये पूरी तरीके से इन सारे सेक्टर 20 को घेर लेती है। लू फेंग कुछ सेक्टर 20 की लोकेशन को अपने माइंड के अंदर मार्क करता है जिसके बाद वो मन ही मन बोलता है, तुम सबको मरना होगा। और आप लोगों को पता होगा कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर है ओरिजिन ऑफ मिनिएचर यूनिवर्स और साथ ही साथ गोल्डी ओशन की, इसकी जो पावर्स है वो इवन एक 5th स्टेज के सेक्टर 20 को भी पूरी तरीके से सप्रेस कर सकती है। तो ये सारी जो सेक्टर 20 है ये बस 2nd स्टेज के ऊपर है। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है तुरंत आसपास का जो स्पेस होता है वो पूरी तरीके से गोल्डन हो जाता है और इंस्टेंटली उसके अंदर से काफ़ी सारी लाइट की बीम निकलती है जो कि सबसे पहले ये सारे जितने भी सेक्टर 20 थे जो कि अटैक कर रहे थे इन सारे सेक्टर 20 के अटैक्स को रजिस्ट कर देती है और पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। जिसके बाद कहीं से तो भी 500 से ज़्यादा पाम्स बाहर आते हैं आसपास के यूनिवर्स से और ये 500 से ज़्यादा पाम जो होता है वो 500 सेक्टर 20 को पकड़ लेता है और इमीडिएटली ये जो इमेजिनरी पाम्स होता है ये सारे पाम्स उन सेक्टर 20 को पूरी तरीके से कुचल देते हैं एंड एक ही सेकंड के अंदर 500 से भी ज़्यादा जो सेक्टर 20 होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। इवन ये सारे जो सेक्टर 20 जो कि अभी अभी मरे थे उन सारे सेक्टर 20 की आपको बॉडी भी देखने के लिए नहीं मिल सकती थी क्योंकि उनकी बॉडी भी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी। लू फेंग का ये जो अटैक था ये कुछ एक इटर्नल ट्रू गॉड के अटैक जैसा था। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि जब लास्ट टाइम लू फेंग वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर था तो जो हार्मोनियस स्नो था उसने भी इसी अटैक का इस्तेमाल किया था जब उसे लू फेंग की मदद करनी थी। जब उसे पर्पल मून होली लैंड के काफ़ी सारे लोगों को मारना था तब उसने कुछ 1000 से ज़्यादा यूनिवर्स मास्टर को वहाँ पे मार दिया था सेम इसी अटैक के कारण। एंड ये एक ऐसा अटैक है जिससे होता यूँ है कि इस अटैक को जैसे ही आप एग्जीक्यूट करते हो तो आसपास का जो यूनिवर्स होता है वो पूरी तरीके से आपके कब्जे के अंदर आ जाता है। जिसके बाद आप जो भी अपने माइंड के अंदर कमांड दोगे वही सारी चीज़ें रियल लाइफ में होने लग जाती है। और जैसे ही लू फेंग ने कमांड दिया कि उसको वो सारे 500 सेक्टर 20 मरे हुए चाहिए वैसे ही आसपास का जो वाइट स्पेस था उसने 500 से भी ज़्यादा ब्लडी हैंड्स को क्रिएट कर दिया और उन सारे जो ब्लडी हैंड्स थे वो सारे ब्लडी हैंड एक सेक्टर 20 को पकड़ के पूरी तरीके से क्रश कर देते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी सेक्टर 20 थे उन सारे सेक्टर 20 के आंखों के अंदर एक डर हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था। इस वक्त उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब तक वो कुछ समझ पाते लू फेंग ने अपनी सेम टेक्निक को लगभग 4 बार इस्तेमाल कर दिया था और 4 बारी के अंदर लू फेंग ने लगभग 2000 से ज़्यादा सेक्टर 20 को कुछ ही सेकेंड्स के अंदर पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था।
एंड इसी के साथ आज का एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। सुबह और शाम का दोनों टाइम का एपिसोड मैंने अभी रिकॉर्ड कर लिया है 1 घंटे का, तो वापस से कोई एपिसोड की डिमांड मत करना, वो डायरेक्टली कल आएगा। एंड मैं सुबह ऑलरेडी 25 मिनट्स के आसपास का वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन आगे का इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ थी आसपास, और इतनी ज़्यादा नॉइज़ थी कि काफ़ी ज़्यादा कोशिश की लेकिन उसके बाद भी नहीं बना पाया। तो दोपहर भर बैठ के थोड़ा करके जैसे तैसे करके बनाया। फिर भी आपको वीडियो के अंदर काफ़ी सारी जगहों पे काफ़ी सारी नॉइज़ आ रही होगी। क्या ही कर सकते हैं गाइस, आखिरकार मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होती है दिन के टाइम। तो चलो कोई ना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। होप करता हूँ कि आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।